उसी टाइम उस लीज़ एग्रीमेंट में पूरी कंडीशंस दी हुई होती हैं कि ये रेजिडेंशियल है, हम इसको कमर्शियल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ ओवर द ईयर्स आप अगर देखोगे गांधीनगर, शास्त्री नगर, आपने भी एक बार स्टोरी की थी, वो वायलेशंस हुई हैं, फिर वो हाई कोर्ट में चले गए, यहाँ से एक्शन हुआ था, उसमें स्टे आ गया वगैरह वगैरह। एक कंटेस्टिंग डिबेट है कि अगर इतनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के शाहिद सलीम सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। थैंक यू। शाहिद सर, काफ़ी समय तक जो है हाउसिंग बोर्ड को एमडी का इंतज़ार रहा था और उस लंबे समय के बाद जो है आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई और एक एक्शन मोड में आप दिखे। शुरुआत में ही आपने जो है गांधीनगर का जो पॉश एरिया था वहाँ पे जो ज़मीन थी उसको रिकवर किया, लेकिन उसके बाद कोई उस तरह का एक्शन नहीं दिखा। इसके पीछे का क्या खास कारण है? नहीं, इसमें जो भी हमने एक्शन उस वक्त लिया, जो डायरेक्शन थी गवर्नमेंट की, उस पे काम हुआ। उसके बाद भी छोटे मोटे जो एक्शन होते रहे और हो भी रहे हैं, लेकिन उस तरह से जो वो एक्शन था वो प्राइम लैंड थी, वहाँ पे आपकी भी काफ़ी वो एक्सेसिबिलिटी थी, ओपन था, वहाँ ट्रैफिक इन्वॉल्व था, लोग था, मार्केट था, तो वो खुल के सामने आया। लेकिन जो साइमल्टेनियसली हम बाकी काम करते रहे वो कि चूँकि इनर कॉलोनीज़ में है या कहीं दूर है, तो वो उस तरह से मीडिया के सामने आया नहीं। तो एक तो वो वजह है, और दूसरा ये रहा कि उसके बाद ही आपने देखा सेकंड वेव ऑफ कोविड। तो सेकंड वेव ऑफ कोविड ने थोड़ा सा हमें भी, वी वर ऑन आल्सो ऑन द बैक सीट, क्योंकि उस वक्त तो वैसे काम किए नहीं जा सकते कि हम कॉलोनीज़ में या कहीं और पे कुछ ऐसा एक्शन करते, क्योंकि सब लोगों को कहा गया था अंदर रहने के लिए। तो वो तो अभी कोई 1 महीना हुआ है कि जिसमें ईज़ आउट हुआ है रिस्ट्रिक्शंस। तो ये कुछ वजूहत थी, लेकिन काम तो चलता रहा है, काम हो रहा है। जी सलीम सर, अगर बात करें हम जिस तरह से हाउसिंग जो प्लॉट्स हैं जो दिए जाते हैं उसका पर्पज़ क्या रहता है, मतलब वहाँ पे किस तरह से वो लोग जो हैं अपने हाउसेस बना सकते हैं, रह सकते हैं, क्या पर्पज़ रहता है और किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं उन ओनर्स को दी जाती है? देखिए, जो हाउसिंग बोर्ड का काम है, ये हाउसिंग बोर्ड एक्ट जो है, दिस इज़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग, कि जो मार्केट में रेट्स हैं उनसे काफ़ी कम रेट पे लोगों को प्लॉट्स दिए जाएं और उन लोगों को वहाँ पे मकान बनाना है, चाहे ये छन्नी की कॉलोनी हो, गांधीनगर हो, शास्त्री नगर हो, इसी तरह कठवा में कॉलोनी है, या कश्मीर में बाग महताब, सनत नगर, ये सारी अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत कॉलोनीज़ बनाई गई। इनके काफ़ी कम रेट से, क्योंकि गवर्नमेंट इन पे कोई पैसा नहीं कमाती है। तो लेकिन जब प्लॉट बंदी एक बार हो जाए, फिर लोगों का काम है वहाँ पे प्लॉट्स पे काम करना। हाउसिंग बोर्ड एक बार इस कॉलोनी को डेवलप कर ले, इसकी रोड्स रखी जाती हैं, इसमें पार्क्स का प्रोविज़न रखा जाता है, इसमें कुछ शॉप साइट्स, कुछ कमर्शियल साइट्स रखी जाती हैं। उसके बाद लोगों को वहाँ पे मकान बनाना है। तो जो फैसिलिटीज़ अब पीएचई की रहती हैं वो पीएचई से आती हैं, पीडीडी से उसके लिए उनको रेंट पे करना है, चाहे पीएचई हो, पीडीडी हो। फिर जो मेजर रोड्स होते हैं उसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ वहाँ पे डेवलप करते हैं, उन रोड्स को ब्लैक टॉपिंग होती है वगैरह वगैरह। हाउसिंग बोर्ड पर से कोई उसके बाद फैसिलिटी नहीं देता है, ना तो हमारे पास उसका कोई प्रोविज़न है, बजटरी प्रोविज़न है। अलबत्ता जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो उनके वो सर्किट्स बने हैं, जो जिसको हम बोलेंगे ये जी एरिया ए है, ये एरिया बी है, एरिया सी है, उनको वहाँ पे सोसाइटीज़ बनानी है। चाहे उनका पार्क है, चाहे उनकी ड्रेन्स के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, वो उनको वहाँ पे कंट्रीब्यूटरी जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके तहत उनको वो ठीक करना है। लेकिन हमारा ये जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ पे ये है कि मैं 10 करोड़ का घर बनाऊंगा, लेकिन सामने जो मेरे ड्रेन होगी उस पर चाहे मुझे 10,000 ही लगें, दैट आई वांट दैट गवर्नमेंट शुड डू। तो वो एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से हमें बाहर आने की ज़रूरत है कि अगर मैंने बहुत अच्छा घर बनाया है तो मैं थोड़ा सा सामने उसकी ड्रेन भी खुद ही बना लूँ, और अगर मुझे थोड़ा सा उसका वो रोड का कुछ वहाँ पर ख़राब हो रहा है, दैट आई हैव टू डू। आप अगर यहाँ गांधीनगर वगैरह में ही देखेंगे, बनिस्बत इसके कि हम उस एरिया को डेवलप करते हैं एंड दैट शुड बी हैव बीन केप्ट एज रोड, हमने उसको एनक्रोच किया हुआ है, हमने एनक्लोजर बनाए हुए हैं। हमने बनिस्बत ये कि मैं अपने लॉन में पेड़ लगाता, पौधे लगाता, हमने वो रोड में लगा दिए, हमने रोड को स्क्वीज़ किया हुआ है। इवन आप तो कुछ जगहों पे अगर आप खुद ही कैमरा दौड़ाएंगे, आप देखोगे कि वहाँ पे तो वेजिटेबल्स भी लगाई गई हैं। मतलब अपने जो अलॉटेड लॉन है उसमें वेजिटेबल नहीं लगाई जाएगी, लेकिन बाहर एनक्लोजर बना के वहाँ पे आप प्लांटेशन भी करोगे, रोड को स्क्वीज भी करोगे, वहाँ पे आप अपना जेनसेट भी रखोगे। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच इन आवर सोसाइटी आर, मतलब जो हैं, हम अपना एरिया बचाना चाहते हैं, रोड को एनक्रोच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हार्ड स्टेप्स लिए जाएंगे।
लेकिन वही मैंने बताया कि जिस वक्त हम एक्टिव थे, हमने काम शुरू किया था, फिर कोविड ने एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर दी, तो उस वक्त वो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वी वर ऑल इन कियास, हर घर इन्वॉल्व था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी उस वक्त गवर्नमेंट की, जो सेफ्टी और एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल था, ऑन जो कोविड प्रोटोकॉल को उसके तहत काम करते हुए आगे चलना था, तो वो थोड़ा सा रहा। बट वी आर ट्राइंग टू एक्ट ऑन दैट, वी आर रिक्वायरिंग फाइनेंसेस फॉर दैट। तो उन कामों पे पूरा उन जो वो सारी वो एनक्रोचमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, वो सारे DPRs बने हुए हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर फंड्स, वंस द फंड्स आर विद अस एक्शन लिया जाएगा। शायद सर, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि ज़रूरतमंद लोगों को घर देना वो ज़िम्मेवारी है, वो इसीलिए ये डिपार्टमेंट को जो है बनाया गया है। तो बड़ी सारी जगहों पे देखा जाता है कि मतलब अच्छे करोड़पति लोग जो हैं वो ज़मीनें ले लेके रखते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं, बाद में उसको ऊंचे दामों पे बेचते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग उसको बनाएं भी ना और ख़रीद के रख लें, और इसकी छानबीन भी ना हो कि ज़रूरतमंद है भी अगला कि नहीं है, इसका कुछ होता है प्रोविज़न? देखिए, जिस वक्त अफोर्डेबल हाउसिंग में यहाँ पे प्लॉट्स बने, अब जो प्लॉट्स अलॉट हो गए हैं, और हम इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो प्लॉट्स खाली हैं, क्या वो उन्होंने खाली वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए रखे थे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ख़रीदा लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो बना नहीं पाया, लेकिन ओवर द ईयर्स उसका बिज़नेस अब ठीक हो गया है, तो अब वो बना पाए। तो हमने उनको अब नोटिस देना शुरू किया है, चाहे यहाँ पे हैं कश्मीर में, तो हमने देखा कि मैक्सिमम बने हुए हैं मकान, लेकिन वहाँ पे भी जो खाली हैं, ताकि वो भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो, तो उनको भी नोटिस इशू किए जा रहे हैं। चाहे वो छन्नी हिम्मत है, छन्नी रामा, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्लॉट्स खाली हैं, कठुआ में है, तो उनको नोटिस इशू किए जा रहे हैं कि अगर वो इनमें कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, देन वी विल प्रोसीड अगेंस्ट देम एज़ पर द लीज एग्रीमेंट्स, और उनका वो एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा कैंसिलेशन के लिए। और जो ही वो प्लॉट वैकेट हो जाता है, उनका वो लीज एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, कैंसिल किया जाता है, दैट विल बी पुट टू ऑक्शन। तो शायद सर, जिस तरह से प्लॉट एक बार जो है सेल हो गया है, जिस तरह से आपने कहा कि उसके बाद में डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है, वहाँ पे कोई रख रखाव या साफ़ सफाई या उस तरह का कुछ भी है, तो क्या उस मतलब हाउस को या उसको दूसरे किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, कोई भी प्लॉट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर लीज़ की कंडीशंस है। रेजिडेंशियल एरियाज़ में कमर्शियल एक्टिविटी अलो नहीं की जाएगी, लेकिन अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम हाँ, सब वहाँ पे उसी टाइम उस लीज़ एग्रीमेंट में पूरी कंडीशंस दी हुई होती हैं कि ये रेजिडेंशियल है, हम इसको कमर्शियल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ ओवर द ईयर्स आप अगर देखोगे, गांधीनगर, शास्त्री नगर, आपने भी एक बार स्टोरी की थी, वो वायलेशंस हुई हैं, फिर वो हाई कोर्ट में चले गए, यहाँ से एक्शन हुआ था, उसमें स्टे आ गया वगैरह वगैरह। एक कंटेस्टिंग डिबेट है कि अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस वक्त के हिसाब से 1950s के हिसाब से आपने 10 शॉप साइट्स रखी या 20 रखी, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट राइट नाउ? तो एक पूरे एरिया को आप इस तरह विदाउट शॉप साइट्स नहीं रख सकते, विदाउट कमर्शियल एक्टिविटी। फिर वो कमर्शियल एक्टिविटी होगी कहाँ? बिकॉज दिस इज़ द ह्यूमन सिविल सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे बैंकिंग है, चाहे आपके ऑफिसेज हैं वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ ए लार्जर डिबेट, क्योंकि हमारा जो एवोल्यूशन रहा इसमें टाउन प्लानिंग में, वो किस तरह से रहा वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त के जो खाली प्लॉट्स हैं, उनमें कमर्शियल एक्टिविटी करना वो लीज़ एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ है। तो उनके ख़िलाफ़ वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इशूइंग नोटिस टू देम कि जो आप ये कर रहे हो कमर्शियल एक्टिविटी, दैट इज़ इलीगल, ये नहीं की जा सकती। तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हम पूरा एक प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है। शायद सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो पुराने लोग, जिस तरह से स्टे है या कुछ है, या मतलब लंबा समय लगना है, लेकिन अभी भी देखा जाता है नए नए जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका जाता है? रोज़ कहीं ना कहीं पे गांधीनगर, छन्नी, हिम्मत, छन्नी, मतलब इन एरियाज़ में जहाँ पे भी जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के एरियाज़ हैं, हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे अभी भी जो है रिबन्स कट रहे हैं और वो तब्दील हो रहे हैं बिजनेस हब में। तो ऐसा क्यों? देखिए, कुछ तो हमारी एस्टेब्लिश कमर्शियल साइट्स हैं या शॉप साइट्स हैं, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं नोटिस में आ जाता है कि रेजिडेंशियल एरिया में कहीं पे रिबन कट रहा है या कमर्शियल, वो हमें भी नोटिस में लाइए, ताकि हम भी वो जेएमसी के साथ टेकअप उसी वक्त कर लें। क्योंकि जेएमसी जो है ना, बिल्डिंग बाय लॉज, जो बोका की वायलेशंस है, वो उनकी अथॉरिटी उस पर रहती है। और आप आए दिनों ही देखते होंगे कि वो उन्होंने कोई प्रेमिसेस सील किया, कहीं पे कोई प्रेमिसेस सील किया, वो बिल्डिंग बाय लॉज की वायलेशन मानी जाती है। लेकिन जो हमारा जो जनरल रहता है अफोर्डेबल हाउसिंग में, हाउसिंग प्लॉट देना, इस कॉलोनी को डेवलप करना, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, दैट इज़ जस्ट इंजीनियरिंग स्टाफ, एक इनिशियल स्टेज पे वो हम उतना प्रोवाइड करते हैं।
तो उसके बाद हमारा कोई ऐसा यहाँ पे एनफोर्समेंट विंग या डेमोलेशन का जिस तरह पैराफिनेलिया जेएमसी के पास है, तो इन केस ऐसा कोई आपकी नज़र में आता है कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई ऐसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या कुछ ऐसी एक्टिविटी नई शुरू हो रही, यू कैन ब्रिंग टू आवर नोटिस सो दैट वी कैन टेक अप विद देम एंड दे टेक एक्शन। शायद सर अब डिपार्टमेंट को भी तो देखना चाहिए ना। अब जैसे वहाँ पे सारा मीडिया इन्वॉल्व रहता है, हम लोग भी कभी कभार जाते हैं वहाँ पे, जब रिबन कटता है बड़े सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे होते हैं, मौके पे मौजूद होते हैं, वो लोग रिबन काटते हैं। कई बार एडवाइज़र साहब हमारे होते हैं, कई बार मेयर साहब खुद वहाँ पे रिबन काटते हैं। तो फिर कैसे वही उन्हीं लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि वो उस इलीगल एक्टिविटी को रोकेंगे? नहीं, अब ये है कि अब वो है कि रिबन जो उनने काटा, अगर तो वो कमर्शियल साइट में है, मतलब जो हमारी कमर्शियल साइट्स हैं या शॉप साइट्स हैं मैक्सिमम, वहाँ पे वो रिबन काटते होंगे, लेकिन ऐसा मेरी नोटिस में कभी नहीं आया। बड़ी सारी जगहों पे हुआ है सर ऐसा। अब मेरी नोटिस, मुझे तो यही 5-6 महीने यहाँ पे हुए हैं, तो उससे पहले का मैं नहीं बता सकता, तो लेकिन मेरी नोटिस में ऐसा नहीं आया कहीं पे ऐसा रेजिडेंशियल किसी मकान को ही चेंज किया गया हो कमर्शियल हब में या कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ शुरू की गई हो। अगर आपकी नोटिस में तो आप हमें बता दीजिए सो दैट वी कैन टेक एक्शन फॉर दैट। शायद सर जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड के जो खाली प्लॉट्स जो पड़े हुए हैं, जो बेच दिए गए हैं, छन्नी रामा में मैंने परसों स्टोरी की थी, वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब चलें आप वहाँ पे मतलब जो है आपका डिपार्टमेंट साफ़ सफाइयाँ उस तरह का नहीं कर सकता, जो आपने पहले ही बता दिया, लेकिन वो जो खाली प्लॉट्स हैं उनको अगर नोटिस भी दे दिए गए हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो मजबूर हैं वहाँ पे रहने को, वो इतने परेशान हैं कि वो किसी मेहमान को अपने घर नहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाली प्लॉट्स पड़े हैं। कोई किसी को वहाँ पे जाने से भी मतलब मना नहीं कर सकता, अगला तो सीधा बोलेगा तेरे बाप का प्लॉट थोड़ी ना है, तेरे को क्या तकलीफ़ हो रही है। तो मतलब वो खाली प्लॉट्स वहाँ पे क्यों हैं और क्यों वहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी और उसका ज़िम्मेवार आखिर है कौन? क्योंकि हमने जब वहाँ पे स्टोरी की थी तो हमने तो हाउसिंग बोर्ड को ही निशाना बनाया था, लेकिन अब जब जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है तो जेएमसी भी इसमें बराबर की जिम्मेवार है। तो क्यों नहीं कार्रवाई होती, क्यों एक दूसरे के सर पे जो है ये मटकी फोड़ी जाती है? इसमें जब मेरे नोटिस में लाया गया था जनवरी-फरवरी में, तब तो ओपन था एरिया, तो हम वहाँ गए भी, तो हमने वहाँ नोटिस भी दिए और वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई। तो उसी के बाद जो ही सेकंड वेव आया, तो फिर वो बिल्कुल मतलब ना, जो ही वो मार्केट में आप बाहर नहीं निकल पाते, लेबर चली गई वगैरह वगैरह, लेकिन हम दोबारा से उस प्रोसेस को अब शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब तकरीबन नॉर्मलाइज हुआ है। तो यू विल सी ए चेंज कि हम वहाँ पे बराबर जो अगर कहीं कहीं गंदगी है, क्योंकि जब मुझे भी वो वहाँ के वो लोग आए थे, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे काफ़ी वो लेबरर्स रह रहे हैं और उन्होंने गंदगी मचाई हुई है। हालांकि लेबरर्स कंस्ट्रक्शन के थे, लेकिन अब ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा कोई फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन उस पर हम कार्रवाई जल्द ही करेंगे। तो आप देखोगे कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। साइमल्टेनियसली कठवा में काफ़ी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, काफ़ी पुराने लैंड के केसेस थे जो कोर्ट में पड़े थे, उसमें डिविजनल कमिश्नर साहब ने काफ़ी इंटरवीन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हमें हेल्प की और इस वक्त काफ़ी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी लगा हुआ है। एक पुरानी कॉलोनी जो इसमें कोई काम नहीं हो रहा था, इस वक्त वाइबल कॉलोनी वहाँ पे मानी जा रही है और वहाँ पे लोग बना रहे हैं मकान। बिल्कुल। शायद सर जिस तरह से अगर हम बात करें हाउसिंग कॉलोनीज़ जो हैं, चाहे वो जेडीए की हैं चाहे हाउसिंग बोर्ड की हैं, तो जब भी हम इन एरियाज़ में कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आती है स्टोरेज करने जाते हैं, तो मतलब एक दूसरे पे मतलब सारी परेशानियां मर दी जाती हैं कि ये उन्होंने पैसा लिया है, उनके डिपार्टमेंट ने पैसा लिया हुआ है, ज़मीन बेची हुई है, इसका रख रखाव उन्होंने ही करना है, खुद की जिम्मेवारी। जैसे जेएमसी में जो एरियाज़ आते हैं, जेएमसी वहाँ पे सफाई नहीं करता है, जेएमसी वहाँ पे मतलब कोई बाकी काम जो है वो नहीं करता है या ध्यान नहीं रखता है, तो इसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, मैं जनरली मैंने जो आपको बताया ना, असल में हमारी सिविल सोसाइटी की प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि जो घर के अंदर सफाई है वो मैंने करनी है, बाहर सारा गवर्नमेंट ने करना, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो चाहे जेएमसी हो। मतलब हम एज सिविल सोसाइटी वो एवोल्यूशन हम में आया नहीं कि जो हमारे आसपास का एरिया है वो भी हम ही ने साफ़ रखना है। जो ही हमने कॉलोनी बनाई और उसमें सेक्टर्स बने, सेक्टर्स क्यों बने? ताकि इस सेक्टर की एक सोसाइटी हो। बिल्कुल, एक सोसाइटी होगी, 100 रुपया जमा करेंगे, सारा वो रेगुलेट हो जाएगा। लेकिन वी कैन कंस्ट्रक्ट पैलेशियल बिल्डिंग्स, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमने पार्क बनाया, पार्क में भी मुझे चाहे उसका कितना ही बड़ा मकान क्यों ना हो, वो मुझे ये कहते हैं कि इसकी अब शाखें टूटने को है, इनको कटवा लो। मेरी ये रिक्वेस्ट होती है, हाउ मच इट विल टेक यू, कितना आपको चार्ज करना पड़ेगा? 500 रुपये का काम है, आप इतने बड़े घर वाले हैं, कटवा दीजिए, ठीक करवा दीजिए।
कुछ तो जिम्मेवारी ये अपनी भी ये होती है बिल्कुल। एक सिविल सोसाइटी को इन चीज़ों पे थोड़ा सा अगर वो ध्यान दें, आप यही देखोगे कि अपने मकान के सामने एनक्लोजर बना के आप एक 50 फुट की रोड को 30 फुट कर देते हो। वो कंजेशन का जो वो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर बनता है, वो बर्दाश्त उसी घर वाले ने करना है जिसने एनक्रोचमेंट किया हो। बिल्कुल। दिस इज़ द प्रॉब्लम इन सिविल सोसाइटी। हमें इससे बाहर निकल के आना है। जो ही हम इससे बाहर निकल के आ गए तो आप ये देखोगे देयर वुड बी ए सी चेंज। जब लोग खुद ही इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, बनिस्बत ये कि दे वुड बी वेटिंग फॉर गवर्नमेंट टू एक्ट। गवर्नमेंट क्या है, हम भी तो सिविलियन ही हैं, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। तो जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज न करें कि हमने ये खुद करना है, तो आप देखोगे कि देयर वुड बी ए सी चेंज। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर मटकी फोड़ रहा है कि ये बोलें कि उसको करना है या हम बोलें उसको नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मगर मेरा पहले से यही कहता रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी को खुद इन कामों के लिए आगे आना है, तब ये चेंज होगी। कोई बाहर से ये रेवोल्यूशन नहीं आने वाला है। नहीं आना। शाहिद सर, आपके यहाँ पे आने से पहले, कुर्सी पे बैठने से पहले यहाँ पे कुछ मुलाजमीन के कुछ मुद्दे थे, क्या वो आपकी नॉलेज में हैं? क्या वो मसले हल हुए उनके? यहाँ पे जो हैं, जो यहाँ पे मुलाजिम थे जिनको डेली वेज बेसिस पे या कैजुअल बेसिस पे एंगेज किया गया था, तो बाद में उनको जीएसए डेजिग्नेट किया गया है। जो एसआरओज निकले थे उस वक़्त, उनका उस पेडिस्टल पे लाने के लिए, तो वो उस स्टेज पे हैं एज़ पर एसआरओ। उसके बाद तो कोई डायरेक्शन आई नहीं है, तो उसी में है, कुछ स्किल्ड कैटेगरी में है, कुछ अनस्किल्ड कैटेगरी में है, तो दैट इज़ एट दैट स्टेज। जी। तो शाहिद सर, आपने एक पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, क्या है वो पोर्टल? वो पूरी जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को दें ताकि वो उसका लाभ जो है वो अच्छे से उठा सकें। उसके बारे में बताऊंगा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने हाउसिंग बोर्ड का एक पोर्टल लॉन्च करवाया था, जिसमें ये था कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती थी फाइल्स में, चाहे वो ट्रांसफ़र केस हो, वो लीज टू फ्री होल्ड राइट्स हो, वो लीगल हेयर्स के राइट्स हों जब किसी की डेथ हो जाए, या जो भी हम सर्विसेज यहाँ 5-6 देते थे, उसको हमने ऑनलाइन कर दिया। और उसको खाली ऑनलाइन ये नहीं किया कि वो एप्लीकेशन भरें और हम अपने प्रोसेस में लग जाएं। नो, ही इज़ पार्टिसिपेंट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी एप्लीकेंट होगा, हर स्टेज पे जो वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, उसको एसएमएस जाएगा और वो ओपन कर लेगा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, और वहाँ पे वो देखेगा कि क्या प्रपोजल उसके फेवर में जा रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग। दिस इज़ कॉल्ड ओपन फाइल सिस्टम। जैसे आप आरटीआई में आओगे, एप्लीकेशन दोगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी, मांगते हैं आप इन्फॉर्मेशन, हमने ये कहा कि आरटीआई में क्यों, आप फाइल ही देख लो, व्हाट वी आर प्रोसेसिंग। बिल्कुल। अगर मुझे सेक्रेटरी अपना लिखता है कि इस आदमी ने फलानी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, जो ही वो मुझे सबमिट करते हैं वो फाइल फॉर रिजेक्शन, उसी वक्त एप्लीकेंट को मैसेज जाता है कि यूर फाइल हैज़ बीन प्रोसेस्ड फॉर रिजेक्शन। वो ओपन करता है एंड ही सीज कि यार ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, वो उसी वक्त या तो अपलोड कर दे या ये बता दे मैंने तो ये फाइल में लगाया हुआ है। वो जो ही वो काउंटर करता है, आई क्रॉस चेक दैट। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने अप्रूव कर दिए हैं जो डिस्पाइट रिजेक्शन के आए थे। कुछ कन्फ्यूजन था, तो एप्लीकेंट्स ने उसी वक्त कहा कि हमने तो ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है या मुझसे ये मिस हुआ था, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, और हमने उसको अप्रूव कर लिया। इस वक्त सारी सर्विसेज जो हाउसिंग बोर्ड आज तक यहाँ पे थ्रू फाइल सिस्टम करता था, एप्लीकेंट को चक्कर लगाने पड़ते थे। मैंने देखा है यहाँ पे 2-2, 3-3 साल से फाइल्स पेंडिंग थी, कोई उनको देख नहीं रहा था और फाइल्स को दबाया जाता था ताकि एक्सटॉर्शनिस्ट जो टेंडेंसी होती है कि किसी तरह से रेंट सीकिंग जो हम इसको कहते हैं, उसको वो बढ़ावा देता था, क्योंकि फाइल्स में लोअर लेवल फंक्शनरी फाइल को दबा दे, कुछ कागज़ उसमें से निकाल ले। हमने इसमें इस प्रोसेस में एप्लीकेंट को ही बना दिया कि आप ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर हर स्टेज पे एसएमएस उनको जाता है, चेक व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद योर फाइल, और पूरी क्लैरिटी के साथ ही इज़ इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दिस आई हैव डन टू कर्ब द करप्शन। जो एक एंटी करप्शन एक फार्मूला था, जैसे हम किसी पॉलिसी को जब एनालाइज करते हैं या पॉलिसी एनालिसिस किया जाता है, उस वक्त देखा जाता है कि व्हाट इज़ द रूट काज, कि रूट काज क्या है। तो रूट काज हमने यही देखा कि यहाँ लोगों को तड़पाया जाता है, उनके कागज़ गुम किए जाते हैं, फाइल को टाइमली प्रोसेस नहीं किया जाता है। फिर
स्टेजेस में उसको डेफिशिएंसीज बताई जाती हैं कि हर महीने उसको बोलें अब तू ये ला, अगले महीने जब वो आएगा उसको बोलेंगे अब ये ला, अगले महीने आएगा अब तू ये ला. Let us curb it once for all. This is open and you are participant to the decision making process. You also propose. Open file है, this is for first time happening, a solution, and this should act as a beacon for other agencies also कि वो भी इस तरह से इस सिस्टम को चलाएं ताकि लोगों को, वी आर फॉर द पीपल, हमने लोगों को सहूलत पहुंचानी है कि न कि लोगों को हमने वो हरास करना है. तो मैंने देखा है अभी तक ऑलमोस्ट 90 एप्लीकेशंस हमें आई इन 2 महीनों में. 60 वी हैव अप्रूव्ड, अराउंड 21 वी हैव रिजेक्टेड, एंड यही 10-15 जो हैं दे आर इन पाइपलाइन जिनका प्रोसेस चल रहा है. और एप्लीकेंट्स को मैसेज हर लेवल पे जा रहा है, उनको पता चल रहा है कि मेरी प्रोसेस, मेरी इस फाइल के साथ क्या हो रहा है. एक और उसका सबसे हमने ये रखा है एक इम्पॉर्टेंट इशू, अगर तो फाइल अप्रूवल के लिए है एंड इज़ करेक्ट, आई अप्रूव इट राइट वे, उसमें डिले. बट इफ़ इट इज़ सबमिटेड फॉर रिजेक्शन, मैं 3 दिन देता हूँ एप्लीकेंट को सो दैट ही काउंटर दैट प्रपोजल. अगर उसको लगता है कि उसका जेन्युइन क्लेम है, 3 दिन तक वो अपना वो काउंटर उसमें प्रोजेक्ट करेगा. आई हैव मैनी एप्लीकेशन, अगर आप स्क्रीन पे भी देखना चाहें, दिस इज़ द एप्लीकेशन. यहाँ पे ये इन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स दिए तो इन्होंने अटॉर्नी की कॉपी नहीं लगाई थी, सीक्वेंस वगैरह इनको बताया जाता है, तो उन्होंने अटॉर्नी की कॉपीज़ लगा दी. जो ही उन्होंने लगा दी, केस सबमिटेड फॉर अप्रूवल, उसमें एक नाम का प्रॉब्लम था, वो हमने चेक किया और अप्रूव कर लिया. एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट उनके साथ हो जाती है. मतलब एप्लीकेंट को इसी पे बताया जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, और वो वहाँ से काउंटर कर देते हैं कि दिस इज़ माय डॉक्यूमेंट, या वो सब्सिक्वेंटली देते हैं. दिस इज़ ए रेवोल्यूशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स कि हमने ओपन कैसे रहना है ताकि लोगों को सहूलियत मिले. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट जो मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो हम कर पाए. बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर. तो शायद सर कैसे, क्या साइट का नाम है और कौन लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जो भी हमारे प्लॉट होल्डर्स हैं, चाहे वो जम्मू में हैं या कश्मीर में हैं, जिनके अपने प्लॉट्स हैं, और अगर उनको मतलब किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है, फिर वो लीगल हियर्स को जाना है, तो नॉर्मली उनको अप्लाई करना था, और अप्लाई करते में यहाँ पे सालों साल लगते. नाउ दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे jkhb.in इस वेबसाइट का नाम है, इस पे अपना वो लॉगिन क्रिएट करेंगे, मैसेज उनके मोबाइल पे आ जाएगा, लॉगिन क्रिएट हो गया, वो सेलेक्ट करेंगे उनको कौन सी सर्विस चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, रेस्ट इज़ आवर जॉब. हम फिजिकल स्टेटस लेते हैं, उसी वक्त डीजीएम के पास जाता है, उसी वक्त सेक्रेटरी के पास आता है. डीजीएम ने अपना फिजिकल स्टेटस दे दिया, दिस इज़ द प्लॉट डायमेंशन, ये कमर्शियल तो नहीं यूज़ हो रहा है, या अगर कमर्शियल है तो किस स्टेटस में है, वो पूरा दे के हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं. अगर कोई डेफिशिएंसी हो, एप्लीकेंट को वहीं पे पता चलता है कि ये डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी भी लाते हैं, एंड दिस इज़ प्रोसेस्ड टिल इट इज़ अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, वट एवर दिस इज़. लेकिन वही मैंने आपको बताया कि इन केस इट इज़ for rejection, proposal is for rejection, we give 3 days, I at MD level give 3 days to the applicant to counter that proposal, क्योंकि वो simultaneously हमारे इस प्रोसेस को वॉच कर रहा होता है और वो बताते रहते हैं. मैंने आपको तो एक ही केस बताया, देयर आर अराउंड 20 केसेस जहाँ पे एप्लीकेंट्स ने हमें काउंटर किया है. एक केस मुझे याद है, उसमें सेक्रेटरी ने मुझे लिखा कि केस इज सबमिटेड फॉर रिजेक्शन, उसमें रीज़न नहीं लिखा था. बिफोर आई आस्किंग रीज़न टू द सेक्रेटरी, वहाँ पे मैसेज आता है एप्लीकेंट का, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिजेक्शन. बिल्कुल, मतलब एप्लीकेंट हैज़ राइट कि टू आस्क माई फंक्शनिंग, कि आप अगर मेरा रिजेक्ट कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न. तो हमने जब चेक किया, रीज़न था उनके एफिडेविट में कुछ प्रॉब्लम था, एफिडेविट में प्रॉब्लम था. फिर मैंने सेक्रेटरी को बताया कि यू विल ऑलवेज सेंड द केस फॉर रिजेक्शन विद द रीजंस. तो फिर जब वो एप्लीकेंट को हमने बताया कि आपके एफिडेविट में ये प्रॉब्लम है, सेकंड डे ही केम विद ए फ्रेश एफिडेविट, दिस इज द एफिडेविट, एंड वी अप्रूव दैट. हमने फिर रिजेक्ट नहीं किया बिकॉज ही अपलोडेड ए राइट एफिडेविट. एंड दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज वी आर डूइंग, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक इट फर्दर यूज़र फ्रेंडली, अच्छा इसको बना लें. मतलब काफ़ी मैं सोच रहा हूँ कि ताकि हम ना, जो हम बार बार डीजीएम से रिपोर्ट लेते हैं, हम इसको एक सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना लें कि ताकि ये जियो टैग्ड इमेजिनरीज हमारे पास आ जाएं. तो कोशिश कर रहे हैं, आपकी भी सपोर्ट रहनी चाहिए, तो ये सारा ठीक हो जाएगा. शायद सर आखिर में क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे आम जनता के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो
दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। मतलब हाउस के लिए ज़मीन ले ली, वहाँ पे दुकानें डाल दी, मकान बना के दुकानों में उसको बना दिया, ट्यूशन सेंटर बना दिया, बिजनेस पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी। देखिए, मेरा यही मैसेज है कि वी शुड बी फॉलोअर्स ऑफ द लॉ। लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, वायलेशंस नहीं की जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सोसाइटीज़ में हम ही रहना है। अगर ये इस वक्त चोक्ड कंजेशन जो है बाहर है, वी आर सफरर्स। अगर हमने एनक्रोचमेंट की 10-10 फुट आगे आगे रोड्स पे, तो नुकसान कलकत्ता वाले को नहीं है, वो हमें है। अगर हमारी रोड 60 फीट थी, हमने 40 फीट पे वो लाई है एनक्रोचमेंट करके, ज़मीनों जो उसकी मार्केट वैल्यू थी उस एरिया की, वो हमने कम कर दी है। अगर हमने जंगले लगा के बाहर एनक्लोजर्स बनाए हुए हैं, उनमें जेनसेट्स रखे हैं, उनमें प्लांटेशन की है, ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, देखिए मैंने प्लांट लगाए, लेकिन प्लांट लगाए कहाँ? आपने तो रास्ते में लगा दिए। जो पाथ था उसमें आपने एनकरेज किया है। तो इस मेंटेलिटी से जब हम बाहर निकलेंगे तो यू विल सी ए रेवोल्यूशन स्टार्टिंग। प्लस साइमल्टेनियसली हमने ओन करना है इन रोड्स को, हमने ओन करना है इन ड्रेन्स को, इन लेन्स को हमने ओन करना है। जब तक हम इनको ओन नहीं करें कि ये लेन, ये रोड, ये ड्रेन, ये जो सारा पार्क बना हुआ है, ये हमारा अपना है, वी आर द ओनर्स, तब तक ये काम, जिस तरह मैं अपना अंदर का लॉन मेंटेन करूं, उसी तरह मैं बाहर का पार्क भी मेंटेन करूं, अपनी रोड सामने मेंटेन करूं, अपनी ड्रेन। वी ऑलवेज वांट दैट देयर शुड बी सम गवर्नमेंट एजेंसी कमिंग एंड पंपिंग मनी। नो, ये हमारा है, हमने करना है। यस, वी आर पेइंग टैक्सेस, तो लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है टैक्सेस का, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा है एज़ पर आवर पॉपुलेशन, क्योंकि काफ़ी हमारे गरीब हैं जो कुछ नहीं देते। तो जो देने वाले हैं उनको साइमल्टेनियसली कम से कम अपना घर, अपने सराउंडिंग्स, उसको अगर मेंटेन करें, अल्टीमेटली जो हमारा स्पैन ऑफ लाइफ है 60, 70, 80 ईयर्स, ये अच्छा गुजरेगा, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट फंड्स टू कम एंड वी एंजॉइंग दोज पर्क्स। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड शाहिद सलीम सर, जिन्होंने काफ़ी समय हमें दिया और सारी जानकारियाँ जो हैं वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।